दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक नई चाइनीज हॉरर एंथोलॉजी मूवी जिसके अंदर हमें दिखाई गई है 3 कमाल की हॉरर कहानियाँ। मूवी का नाम है टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट और IMDb ने इसे 4.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी फोकस करती है इंसानों के अंदर छुपे हुए भूतों के ऊपर, जिससे ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेल्स फ्रॉम द ऑकल्ट मूवी की 3 डरावनी कहानियां। तो पहली कहानी का नाम है द चिंक। ये कहानी शुरू होती है दो स्कूल की लड़कियों को दिखाते हुए, जिनमें से एक का नाम था चियू और चियू की दोस्त का नाम था एलिस। चियू को उस दिन स्कूल से घर जाते वक्त एक बिल्ली मिलती है, जिसका पीछा करते हुए चियू को मिल जाती है एक लाश, जिससे चियू को बहुत बुरी तरीके से एक झटका लगता है। अब यहाँ से सीन जाता है सालों आगे, जहाँ पे चियू अब एक सिंगर बन चुकी है और वो एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी। चियू की दोस्त एलिस अभी भी उसके साथ थी और उसका बॉयफ्रेंड था एलन, पर हम लोग देखते हैं कि एलिस एलन और चियू के प्यार से जलती है। खैर सारा सामान शिफ्ट हो जाता है और चियू अपने पड़ोसी से भी मिलती है, जिसका नाम था जोसेफ। पर सब लोगों के घर जाने के बाद चियू को एक अननोन आईडी से मैसेज आता है। आईडी का नाम था जोजो बेयर और चियू को लगता है कि जोजो बेयर उसका पड़ोसी जोसेफ है। चियू जोजो से ऑनलाइन बात करने लगती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। पर इन सारी बातों के साथ हमें पता चलता है कि पास्ट में जब चियू को वो लाश मिली थी तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी। उसे लगने लगा था कि जैसे कि वो लाश हमेशा उसका पीछा कर रही हो, जिससे चियू की रातों की नींद उड़ गई थी। पर अब ये सारी पुरानी बातें फिर से चियू को याद आ रही है। इसी वजह से चियू अपने अंकल से मिलने जाती है, जो एक साइकेट्रिस्ट था और उसी ने चियू को पिछली बार ठीक किया था। अंकल चियू को समझा देता है कि सब कुछ ठीक है, जिसके बाद चियू अपने स्टूडियो जाती है गाना गाने के लिए और हमें पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड एलन असल में चियू का प्रोड्यूसर भी था। उस रात नहाते वक्त चियू को फिर से कुछ डरावनी फीलिंग आती है और अब इसी वजह से चियू का काम में मन नहीं लगता। चियू को हमेशा लगता रहता है जैसे उसे कोई देख रहा हो, पर रात में जब वो जोजो बेयर से बात करती है तो उसे थोड़ा अच्छा लगता है। उस रात को चियू को सपने में फिर से वो लाश दिखाई देती है, जिससे वो बुरी तरीके से डर जाती है। ये सारी बातें वो अपने अंकल को बताती है, पर अंकल समझाता है कि ये सब प्रेशर की वजह से हो रहा है। अंकल चियू को मेडिटेट करने के लिए बोलता है, पर जाने अनजाने में चियू अंकल को नोच देती है, जो थोड़ी अजीब बात थी। अंकल चियू को एंटी डिप्रेसेंट्स दे देता है ताकि उसके इमोशन कंट्रोल हो सके, पर दवाइयाँ लेने के बाद भी उसे अपने घर में कांस्टेंट डर लग रहा था। उसे उस रात को फिर से उस लाश के बारे में सपना आता है और वो गुस्से में जाके अपनी दवाइयों को फेंक देती है। एलन उस रात को चियू के घर पे ही रुका था और आज उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एलन शादीशुदा है। उसके पास ऑलरेडी बीवी बच्चे हैं और वो चियू के साथ बस एक अफेयर कर रहा है। यही रीजन है कि एलन हर रात को चियू के साथ नहीं रुकता और इस बात पे चियू आज उससे गुस्सा हो जाती है। चियू एलन के पास से चले जाती है, पर तभी एलन को कोई अचानक ही पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि एलन मर चुका है, पर उसकी मौत एक मिस्ट्री बनी हुई थी। चियू एलन की मौत से दुखी थी, पर जोजो बेयर से ऑनलाइन बात करके उसे अच्छा लगता है। दोस्तों जोजो बेयर को चियू के 5 साल पुराने कॉन्सर्ट के बारे में भी पता था, जिससे चियू को लगता है कि जोजो बेयर उसका बहुत बड़ा फैन होगा। अब अगले दिन एलन की मौत के बारे में डिटेक्टिव से बात करके जब चियू घर के लिए निकलती है तो उसे मिलता है अपना पड़ोसी जोसेफ। जोसेफ को जोजो बियर समझकर चियू से गले लगा लेती है, पर पीछे से आ जाती है जोसेफ की गर्लफ्रेंड। जोसेफ चियू की हरकतों से चौंक जाता है और यहाँ पे चियू को समझ आता है कि जोजो बेयर जोसेफ नहीं था, जिससे उसे एक झटका लगता है। एलिस चियू को अब संभालती है और वो गाड़ी में चियू को बोलती है कि वो अब उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी।
धीरे धीरे एलिस की प्यारी बातें लिटरल प्यार में बदल जाती है और एलिस चियू को किस करती है। और यहाँ पे चियू को समझ आता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एलिस उससे सीक्रेटली प्यार करती है। इस बात से चियू को और ज्यादा झटका लगता है और वो रोते रोते गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। चियू इसके बाद बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी क्योंकि एक एक करके उसे झटके लग रहे थे। पर रात को वो ये सोच रही थी कि अगर जोसेफ जोजो बियर नहीं है तो आखिर जोजो बियर कौन है। और तभी चियू को जोजो बियर का मैसेज आ जाता है जिसमें लिखा था कि शिफ्टिंग वाले दिन से ही उसको चियू से प्यार हो गया था। और यहाँ पे सारी चीजें चियू को समझ आ जाती है। उसे याद आता है फाई नाम के एक वर्कर के बारे में जो बहुत ज्यादा क्रीपी था। और यहाँ पे सारी चीजें एक एक करके एड अप हो जाती है जिससे ये साफ था कि फाई ही जोजो बेयर है और उसने ही एलन को मारा था। डर के मारे चियू तुरंत ही अपने घर को लॉक कर देती है और उसे एक एक करके और ज्यादा चीजें याद आती है। हम लोग देखते हैं कि मैसेज में फाई कॉन्स्टेंटली उन चीजों के बारे में बात करता था जो चियू के आसपास होती थी। और इसका मतलब फाई 24 घंटे चियू पे नजर रख रहा था। डर के मारे चियू क्लोजेट के अंदर छुप जाती है पर असल में फाई उसी क्लोजेट के अंदर छुपा हुआ था जिससे चियू बुरी तरीके से डर जाती है। वो क्लोजेट से निकलकर चाकू उठा लेती है और पुलिस को फोन करती है। पर जो फाई था वो असल में बस एक डरपोक था। पुलिस के आने पे फाई बुरी तरीके से डर जाता है और वो बिल्डिंग से कूद के खुदकुशी कर लेता है। पर इस हादसे से चियू का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। चियू को फिर से अपनी अंकल की थेरेपी में जाना पड़ता है पर अब चियू बिल्कुल नॉर्मल नहीं रही थी। ये बात अंकल भी नोटिस कर रहा था और कहानी के एंड में हम लोग समझ जाते हैं कि चियू के लव्ड वंस ने उसके साथ इतना ज्यादा बुरा किया कि अब उसका पूरी तरीके से दिमाग खराब हो गया है। और इतना ही नहीं, अब चियू को फाई की आत्मा भी दिखाई दे रही थी और इसका मतलब बेचारी चियू एंड में पागल हो गई और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है डेड मॉल। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं विल्सन नाम के एक इन्फ्लुएंसर को जो एक मॉल के अंदर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। असल में ये मॉल अभी अभी नया नया खुला था पर लोगों के हिसाब से ये मॉल हॉन्टेड है। लाइव स्ट्रीम में विल्सन को एक लड़की अजीब मास्क लगाए हुए दिखाई देती है जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। हम लोगों को जल्दी ही पता चलता है कि ये सारी चीजें बस विल्सन की लाइव स्ट्रीम के लिए एक सेटअप है। असल में विल्सन ने इन सारे लोगों को हायर कर रखा था अपनी वीडियो के लिए और जो मॉल था वो रात के टाइम बंद था। विल्सन ने जितने भी एक्टर्स को हायर करा था उनमें से एक थी जेनी नाम की एक लड़की, पर जेनी कोई एक्टर नहीं थी। जेनी असल में एक दूसरी इन्फ्लुएंसर थी जो लोगों को एक्सपोज करने का काम करती थी। जेनी की बातों से हमें पता चलता है कि ये मॉल 14 साल बाद रीओपन हुआ है क्योंकि 14 साल पहले मॉल के अंदर आग लग गई थी और यही वजह है कि लोग मॉल को हॉन्टेड समझते हैं। जेनी आज मॉल के अंदर इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी पर उसे भी नजर आती है वो अजीब मास्क वाली लड़की जो जेनी को देखते ही भाग जाती है। दूसरी तरफ विल्सन को भी वो लड़की बार बार दिखाई दे रही थी पर इसी बात के साथ हम लोगों को पता चलता है कि विल्सन एक स्कैमर है और वो लोगों से पैसे ऐंठता है। कई सारे लोग विल्सन से अपने पैसे मांगने के लिए आए हुए थे और इतना ही नहीं, जेनी भी विल्सन के पीछे पड़ जाती है पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। अब आगे जेनी के पास फिर से आती है वो मास्क वाली लड़की। जेनी उसका पीछा करती है और दूसरी तरफ विल्सन सिक्योरिटी गार्ड पे गुस्सा करता है क्योंकि किसी ने भी विल्सन को नहीं बताया था कि जेनी भी अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए मॉल में आएगी। अब उस मास्क वाली लड़की का पीछा करते करते जेनी पहुंच जाती है सेकंड फ्लोर के फीमेल बाथरूम के अंदर जहाँ पे एक लड़की घायल हालत में पड़ी हुई थी। जेनी उस लड़की को देखकर डर जाती है और तभी जेनी के पीछे से एक आदमी भागता हुआ निकलता है। जेनी तुरंत ही उस आदमी का पीछा करती है और वो पहुंच जाती है मॉल की लॉबी में जहां पर सब लोग घर जा चुके थे। अब अचानक ही सीढ़ियों से उतर के आता है सिक्योरिटी गार्ड जो खून से सना हुआ था। जेनी उस गार्ड को देखकर छुप जाती है पर वो गार्ड विल्सन को मारने की बात कर रहा था।
दोस्तों हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी विल्सन के स्कैम का शिकार हुआ था और आज इसलिए वो विल्सन को मारना चाहता है। पर जब जेनी को ये बात पता चलती है तो वो उस गार्ड का पीछा करने लगती है। अचानक ही वो गार्ड जेनी को देख लेता है और वो जेनी को मारने के लिए बढ़ता है क्योंकि उसे इन्फ्लुएंसर से नफरत थी। जेनी बचने के लिए बहुत कुछ बोलती है और हमें यह भी पता चलता है कि जेनी असल में मॉल के अंदर विल्सन को कन्फ्रंट करने के लिए आई है क्योंकि विल्सन की वजह से जेनी की लाइफ भी बर्बाद हो गई थी। पर कैसे, ये हमें आगे पता चलेगा। अब वो गार्ड बहुत ज्यादा घायल था इसलिए वो सीढ़ियों पे ही मर जाता है और यहाँ से सीन जाता है 8 मिनट पहले, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि गार्ड घायल कैसे हुआ था। 8 मिनट पहले हम लोग सेकंड फ्लोर के फीमेल बाथरूम के अंदर देखते हैं उस अजीब मास्क वाली लड़की को, जहां पर उसके पास आती है एक दूसरी लड़की जिसे टॉयलेट जाना था। सारे स्टॉल ऑक्यूपाइड थे और इसलिए वो लड़की सिंक के अंदर ही टॉयलेट करने लगती है। पर जब वो लड़की उस अजीब लड़की का चेहरा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसका पूरा चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। हम लोगों को समझ आता है कि उस मास्क वाली लड़की का चेहरा 14 साल पहले मॉल की आग के अंदर जला था और उसका चेहरा देखकर ही वो लड़की गिर के घायल हो जाती है। टॉयलेट के अंदर से सारे लोग भाग जाते हैं और वो मास्क वाली लड़की एक ब्लो टॉर्च लेके मेल टॉयलेट के अंदर चले जाती है और यही वो टाइम था जब जेनी ने उस घायल लड़की को देखा था। अब मेल टॉयलेट के अंदर था विल्सन जो सिगरेट पी रहा था, पर वहां पे उसे मारने के लिए आ जाता है सिक्योरिटी गार्ड और विल्सन के बीच में लड़ाई होती है और उन दोनों की लड़ाई के बीच में आ जाती है मास्क वाली लड़की जो बोलती है कि वो भी असल में विल्सन को मारने के लिए मॉल के अंदर आई है। खैर, जब उस लड़की की बातों को कोई भी नहीं सुनता तो वो लड़की अपना डरावना चेहरा दिखा के विल्सन और गार्ड को डरा देती है और मौका देखकर विल्सन गार्ड को बुरी तरीके से घायल कर देता है। विल्सन डर के मारे टॉयलेट के अंदर से भाग जाता है और वही वो आदमी था जो जेनी के पीछे से भागा था। भागते भागते अब अचानक ही विल्सन के सामने मास्क वाली लड़की आ जाती है और अब हमें पता चलता है उस लड़की का राज। असल में 14 साल पहले मॉल के अंदर आग भी विल्सन की वजह से ही लगी थी क्योंकि उसने जलती हुई सिगरेट को फेंक दिया था और ये चीज बस उस मास्क वाली लड़की ने देखी थी जिसका नाम था जेना। जेना उस दिन आग में अपनी बहन को बचाते हुए जल गई थी और उसकी बहन और कोई नहीं जेनी है जो अब विल्सन के सामने आती है। मतलब ये सब कुछ जेना और जेनी का एक प्लान था ताकि विल्सन को जेल हो सके। खैर, विल्सन जेना और जेनी की बातों से मुकर जाता है जिससे जेना को गुस्सा आ जाता है और वो विल्सन को मारने पे उतर जाती है। जेनी जेना को शांत होने के लिए बोलती है क्योंकि वो लोग विल्सन को मारने के लिए नहीं आए थे, पर अब जेना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। विल्सन अब अपनी जान बचाकर भागता है पर उसकी मौत गुस्से में उसका पीछा करती है। वो जाके किसी तरह गाड़ी के अंदर बैठ जाता है पर गाड़ी में ऑलरेडी जेना मौजूद थी जिसका चेहरा देखकर विल्सन बुरी तरीके से डर जाता है। जेना अब अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगती है और गाड़ी के अंदर दरवाजे जाम हो जाते हैं। अब तभी पीछे से आ जाती है जेनी जो अपनी बहन को रोकने की कोशिश करती है पर जेना उसे गुड बाय बोलकर गाड़ी में आग लगा देती है। जेना और विल्सन एक धमाके के साथ मारे जाते हैं और जेनी अपनी बहन को बचा नहीं पाती। जेनी रोने लगती है और जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे वो सब चौंक जाते हैं। खैर, एंड में जेनी की बहन जेना को अपनी मौत से बदतर जिंदगी से मुक्ति मिल जाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है टेनेमेंट और ये कहानी मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। ये कहानी है एक पुरानी बिल्डिंग की जो सबसे पहले हमें दिखाती है आई नाम की एक लड़की को। आई एक राइटर थी और वो एक मर्डर की कहानी लिख रही थी जिसमें एक प्रेग्नेंट औरत की हत्या की गई थी। कहानी लिखकर वो सामान लेने के लिए बाहर जाती है पर फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी थी एक चुड़ैल जिसके शरीर से पानी निकल रहा था।
चुड़ैल को देखकर आई वापस अपने घर में भाग जाती है और वो फोन करती है लकी को, जो फोर्थ फ्लोर पे रहता था। आई लकी को सब कुछ बता देती है और लकी जाता है चुड़ैल को चेक करने के लिए, पर उसे फर्स्ट फ्लोर पे कुछ भी नहीं मिलता। लकी अब आई के पास आता है और बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं मिला। थोड़ा बात करने के बाद अब वो दोनों साथ में बाहर जाते हैं, पर फिर से फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद थी चुड़ैल। आई और लकी दोनों ही बुरी तरीके से डर जाते हैं और लकी हिम्मत करके आगे बढ़ता है, पर तभी थर्ड फ्लोर वाले अंकल लेनी का फोन आता है। फोन पे लेनी बताता है कि फर्स्ट फ्लोर पे एक चुड़ैल है और बिल्डिंग में मौजूद सब लोगों ने उसे देखा है। अब तभी वो चुड़ैल अपना खौफनाक चेहरा सबको दिखाती है और लकी और आई बुरी तरीके से डर के भागते हैं। अब थर्ड फ्लोर वाले अंकल लेनी, फोर्थ फ्लोर का लकी, सेकंड फ्लोर की आंटी और फिफ्थ फ्लोर वाली आई एक मीटिंग बिठाते हैं, जिसमें वो लोग उस चुड़ैल के बारे में बात करते हैं। बिल्डिंग में उन चारों लोगों के अलावा एक और आदमी रहता था जिसका नाम था फ्रैंक, पर फ्रैंक से पूछने पे वो मना कर देता है कि उसने किसी भी चुड़ैल को नहीं देखा। खैर सेकंड फ्लोर की आंटी डर के मारे वहां से चले जाती है, पर बाद में आई को याद आता है कि फ्रैंक तो एक फेमस गैंगस्टर है जिसने कुछ टाइम पहले बहुत सारे लोगों को मार डाला था। फ्रैंक को सबूत ना होने की वजह से जेल नहीं हुई थी और ये सब कुछ इंटरनेट पर भी निकल आता है, और अब उन तीनों को लगने लगता है कि शायद फ्रैंक श्रापित है और वो चुड़ैल उसी की कोई विक्टिम है जो अपना बदला लेने के लिए आई है। पर तभी दरवाजे पे आ जाता है फ्रैंक और अब उसने भी चुड़ैल को देख लिया था। अब फ्रैंक सब लोगों को बताता है कि उसने चुड़ैल को सेकंड फ्लोर पे देखा था और इसका मतलब वो चुड़ैल धीरे धीरे ऊपर आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ सेकंड फ्लोर से निकलती है आंटी अपनी प्रोटेक्शन के साथ, और क्योंकि अब चुड़ैल फर्स्ट फ्लोर पे नहीं थी तो आंटी बिल्डिंग से बाहर भाग जाती है। बिल्डिंग से निकलते ही आंटी का एक्सीडेंट हो जाता है और आंटी मारी जाती है और सब लोग ऊपर से ये सब देखकर डर जाते हैं। लेनी को लगने लगता है कि आंटी को चुड़ैल ने ही मारा होगा और अब सब लोग फ्रैंक पे इल्जाम लगाने लगते हैं, ये कहकर कि वो चुड़ैल जरूर फ्रैंक की कोई विक्टिम है जो अपना बदला लेने के लिए आई है। सब लोग फ्रैंक को फोर्स करते हैं उस चुड़ैल का सामना करने के लिए और फ्रैंक मान जाता है। वो पहले जाके पूजा पाठ करता है और फिर वो उठाता है एक तलवार, पर एंड में फ्रैंक डर के मारे सो जाता है। खैर बाकी लोग आकर फ्रैंक का दरवाजा पीटने लगते हैं और फ्रैंक को मजबूरन चुड़ैल के पास जाना पड़ता है। एंड टाइम पे फिर से फ्रैंक डर जाता है और वो लकी को आगे जबरदस्ती भेज देता है। लकी डरते डरते चुड़ैल के पास जाता है, पर वो चुड़ैल असल में बदल जाती है एक लाश के अंदर जो थी एक लड़की की लाश, और वो जमीन पे गिर जाती है। उस लड़की की लाश पूरी पानी में भीगी हुई थी और अब सब लोग डर रहे थे क्योंकि एक लाश अपने आप सीढ़ियां कैसे चढ़ सकती है। वो लोग अब फैसला करते हैं कि वो लाश को कूड़ेदान में फेंक कर आ जाएंगे और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा पुरानी है और अगर लाश वाली और भूतों वाली बात दुनिया में फैल गई तो इस बिल्डिंग को कोई भी किराए पे नहीं लेना चाहेगा। और इसलिए वो सब लोग लाश को एक डब्बे के अंदर भर देते हैं और निकल पड़ते हैं रोड पे। रास्ते में उन लोगों को फ्रैंक का एक साथी मिल जाता है जो लाश को बस देखने ही वाला था, पर अंकल सब लोगों को बचा लेता है। वो आदमी नशे में था और वो फ्रैंक से अब लड़ाई भी करने लगता है, जिससे आई को गुस्सा आ जाता है और वो लाश को उस लड़के के सामने खुलेआम खोल देती है। आई अपनी बातों से ही उस आदमी को डरा के भगा देती है और आई के उस डेंजरस रूप से सब लोग चौंक जाते हैं। खैर एंड में वो लोग लाश को एक एली में डंप करके वापस घर चले आते हैं। आई फ्रैंक की पट्टी करती है, जहां पर फ्रैंक बताता है कि वो कोई मर्डरर नहीं है और जो भी उसके बारे में इंटरनेट पे लिखा है वो सब कुछ झूठ है। आई को फ्रैंक की बातों पे यकीन था, पर जब फ्रैंक घर जाने के लिए निकलता है तो उसे थर्ड फ्लोर पे दिखाई देती है वो लाश जो उसे पूरी तरीके से डरा देती है। फ्रैंक तुरंत ही डर के मारे लकी के घर में चले जाता है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ये बात लकी को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि फ्रैंक एक मर्डरर होके डर रहा था, पर फ्रैंक अब बता देता है कि उसने उस लड़की को नहीं मारा। इतना ही नहीं, फ्रैंक के पास प्रोटेक्शन के लिए तालिस्म थे और अब हमें पता चलता है कि फ्रैंक एक डरपोक आदमी है। असल में फ्रैंक एक गैंगस्टर तो था, पर वो लड़ाई के वक्त छुप जाता था
और जब सब लोग मर जाते थे तो वो एंड में बाहर निकलता था और इसलिए सब लोगों को लगता था कि फ्रैंक ने सबको मारा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये बात जब लकी को पता चलती है तो वो यहाँ पे एक आर्टिकल निकालता है और हमें पता चलती है असली कहानी। दोस्तों, असल में कुछ महीने पहले एक प्रेग्नेंट औरत की लाश समुंदर के किनारे मिली थी। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड और उसकी प्रेग्नेंट मिस्ट्रेस को मार डाला था और वो लड़की और कोई नहीं आई थी। फ्रैंक अब समझ जाता है कि वो चुड़ैल उसको नहीं, आई को मारने के लिए आई है और तभी फोन आता है अंकल लैनी का। अंकल लैनी फोन पे सीढ़ियों को चेक करने के लिए निकला था क्योंकि उसे सीढ़ियों से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और जब वो ये सब चेक कर रहा था तो चुड़ैल की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब वो चुड़ैल आगे बढ़ते हुए पहुंच जाती है 5th फ्लोर पे, जहां पर आई अपने काम में बिजी थी जब उसके घर के अंदर पानी घुसने लगता है। पर दोस्तों, यहाँ पे मूवी के अंदर एंट्री होती है एक ऑफिसर की, जो पहुंचती है लकी और फ्रैंक के पास। ऑफिसर का नाम था फ्लोरा, जिसे लकी पहले से ही जानता था, पर फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। पर अब फ्लोरा यहाँ पे सारी मिस्ट्री को सॉल्व कर देती है। दोस्तों, असल में फ्रैंक को छोड़ के बिल्डिंग के सारे किराएदार पुलिस से मिले हुए थे और इतना ही नहीं, वो चुड़ैल भी नकली थी और एक बस एक्ट्रेस थी जो पुलिस के लिए काम कर रही थी ताकि आई अपने मर्डर को कबूल ले और सरेंडर कर दे। ये पूरी कहानी बस एक सेटअप थी जिसके बारे में फ्रैंक को नहीं पता था, क्योंकि पुलिस को ये नहीं पता था कि बिल्डिंग के अंदर फ्रैंक भी रहता है और इसलिए सब लोगों ने फ्रैंक से सच्चाई को छुपाया था। खैर, अब सच्चाई सामने आने के बाद हमें पता चलता है कि उस चुड़ैल के अंदर कैमरा लगे हुए हैं और अब वो चुड़ैल पहुंच गई थी आई के पास। पर आई पहले तो उस चुड़ैल से डरती है और फिर अचानक ही आई का मिजाज बदल जाता है और आई उस चुड़ैल का गला काट के उसे बुरी तरीके से मार डालती है। मतलब आई को पुलिस का प्लान पहले से ही पता था। वो नकली चुड़ैल मारी जाती है और पागल आई कैमरा उठा के अब आती है लकी के घर पे। आई दरवाजा खटखटाती है और अपना खून से सना हुआ चेहरा कैमरे में दिखाकर हंसने लगती है। सब लोग डर जाते हैं, मतलब पुलिस का खेल उल्टा पड़ गया और एंड में आई अब सब लोगों को मार डालेगी और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन टेल्स ऑफ द अकल्ट मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।